तो जो कार्बन फैमिली के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कार्बन की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपन को पढ़ना है सबसे पहले आपका एटॉमिक साइज, सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी आपकी कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, अब कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट इज कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, टिन एंड आपका लेड। ठीक है, जनरली आपको इन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। पहले मेरे कार्बन के बारे में, नेक्स्ट इज सिलिकॉन, नेक्स्ट वन इज जर्मेनियम, नेक्स्ट इज टिन। टिन के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे तो आपका यहाँ पे लेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका था काशी गए क्या कहें, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। राइट, अब एक पॉइंट ये है कि कार्बन फैमिली के अंदर कोई और भी एलिमेंट होता है कैसे? तो कार्बन फैमिली के अंदर आपके देखो पहला एलिमेंट तो आपका कार्बन आ गया, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है बताओ जरा। कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? 6। सिलिकॉन का बेटा मैजिक नंबर पता है ना सभी को, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर था। ठीक है, इस मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर कहां से आता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टेबल पढ़ा था। ठीक है, आपको पीरियड टेबल मैंने याद कराई। ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18, 18, 32, ये जो बच्चों पीरियड थे ना, उनमें गैप जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे थे वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं। ये कितने नंबर्स क्रॉस करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो बेटा कार्बन कितना होता है? 6। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन कितना? इसमें 8 अपन ऐड कर देंगे। कार्बन जो आता है पीरियड, भी को समझ में आ रहा है? तो बच्चों इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 8 कितना? 14 हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? अब आते हैं बच्चों जर्मेनियम पे कितना हो जाएगा? तो जर्मेनियम का बच्चों 32 हो जाएगा, होगा ना? अब बोल रहे तो सर इसमें 8 ऐड कौन सा होगा? तो इसमें एक यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है कि 8 आपका ये वाला ऐड ना होके, क्योंकि आपके जर्मेनियम का 32 होता है, तो 32 का मतलब आपका एक तो 1 सेकेंड यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, यस, यहाँ से 8, तो ये वाला 8 आपका यहाँ से ऐड होगा, देन आपका हम 18 ऐड करेंगे इस तरीके से, तो आपका 32 हो जाएगा। देन 32 में हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, क्योंकि जर्मेनियम का 32 होता है। क्लियर एकदम से? लेड का बच्चों कितना होता है? 82 एटॉमिक नंबर होता है। सभी को दिख रहा है ना? 82 एटॉमिक नंबर आपकी लेड का होता है। राइट, तो अब एक पॉइंट है कि ये तो सारे के सारे एलिमेंट पहले से डिस्कवर हो चुके थे। एक एलिमेंट बच्चों और आता है कार्बन फैमिली के अंदर, और एक ग्रुप के अंदर एक आपका एलिमेंट और आता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका 82 है ना, तो 82 में अपन अगर 32 ऐड करते हैं तो कितना होगा बताओ जरा? नेक्स्ट 32 आएगा ना इसमें, 32 नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट अगर मैं 32 ऐड करूं तो कितना होगा? ये आ जाएगा आपका प्लस 32 ऐड करेंगे तो 114, राइट, 114 आएगा। तो 114 एटॉमिक नंबर का भी एक बेटा एलिमेंट है जो अभी डिस्कवर हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1 का मतलब अन, फिर से बनाया तो अन, और 4 का मतलब बच्चों क्वाड होता है ना, लास्ट में ईएम लगा देते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। 100 से ऊपर जाने पे एटॉमिक नंबर आपका, उसका जो नेम है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। तो एक एलिमेंट और आपका ये जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट है बेटा, ठीक है, ये आपका जो एलिमेंट है न्यू डिस्कवर्ड है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एलिमेंट्स तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए हो, सभी क्लियर है यहां तक? ओके, अब बात करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं साइज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है साइज।
देखो जितने भी बच्चे ज्वाइन नहीं है प्लीज सभी को बोल दो, आपके जो फ्रेंड्स हैं सभी, कि लेक्चर कंटिन्यू हो चुका है। आप लगातार लेट ज्वाइन करते जाओगे, फिर बाद में आप क्या करते हो ना, आप डाउट डाल देते हो, सर के ऊपर डाल देते हो, सर मुझे ये आंसर नहीं बना, मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, जबकि मैं पढ़ा चुका होता हूँ, मुझे याद रहता है। आपसे ज्यादा मेमोरी मेरी अच्छी है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे याद रहता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या मैंने छोड़ा था। और फिर उसका बोलते हो कि सर ये वाला तो समझ में आया नहीं मुझे। यार बेटा, फिर मैं वही बोलता हूँ अपने मन में कि यार एक बार लेक्चर को ठीक से अटेंड किया करो, टाइम से ज्वाइन हुआ करो, है ना। हर चीज की टाइमिंग बहुत जरूरी है। हम इंडियंस हमेशा लेट ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं एज ए टीचर लेट ज्वाइन नहीं करता हूँ, 8:30 से लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखो, बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करो यार, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, मैंने कितनी बार आपको बताया है, ठीक है। आप लेकिन समझते नहीं हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सही तरीके से बेटा, अपनी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को आपको पहले ही अगर सर बता देते हैं अच्छे से ना क्या टाइमिंग है, तो उसकी टाइमिंग से ज्वाइन हुआ करो यार, क्यों लेट ज्वाइन होते हो, ठीक है। क्योंकि जो टाइम से ज्वाइन होते हैं फिर से मैं जो बच्चे ज्वाइन होते हैं तो मुझे देखते रहते हैं, तो फिर मैं उनको फिर से पढ़ाना शुरू किया स्टार्टिंग से, जो भी बताया नहीं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि शुरू में बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, उनका लॉस तो नहीं कर सकता ना मैं। यस, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे साइज के बारे में, राइट। तो पहले एक बार ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऑलरेडी अभी डिस्कस करेंगे, पहले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जरा आप मुझे बताओ साइज का सीक्वेंस क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे साइज का सीक्वेंस क्या होगा। आंसर करो बच्चों। साइज का सीक्वेंस जो सामने आपके लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसमें ये आपको चेंज भी दिख रहा है साइज के बारे में, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ठीक है सर, आप यहाँ पे एटॉमिक साइज और जो एटॉमिक वॉल्यूम है उसके बारे में तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया था आपको पीरियड टेबल के अंदर, ठीक है। तो साइज वगैरह को बाद में देखेंगे, उसके पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे कंप्लीट। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट आपका कौन सा आएगा, कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। देखो पहले तो आपको पता है सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल को लेके, तो केलेमेंट सेल को लेके भी हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे। तो बच्चों कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। एल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, 4। हम केलेमेंट के बेस पे भी आज बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पे भी बात करूंगा, सारे के सारे डाउट मैं दूर करने वाला हूं आज। सेकंड बच्चों बात करते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर सभी को पता है ना, इसका तो बच्चों 6 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का पे कितना होता है, 14 होता है एटॉमिक नंबर। तो जरा बताओ बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 2 देन 8 एल में, फिर बच्चों 4 यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जर्मेनियम की। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ जल्दी से, 2 देन 8 देन 18 देन आपका 4। ये बच्चों बात समझ में आ रही है। केलेमेंट को लेके हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो, ठीक है। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग पर बिल्कुल परफेक्टली और सही ढंग से बैठे होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा टिन, आंसर करो जल्दी से, टिन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सेल के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पे कितना आता है पहले ये बताओ, 50 होगा इसका एटॉमिक नंबर, राइट। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, देन 8 आएगा, देन 18 आएगा, फिर कितना आना चाहिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं टिन की, ठीक है। कितना आना चाहिए इसके बाद, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, देन इसके बाद जल्दी से बताओ बच्चों 18 फिर से आएगा, आएगा ना 18, और इसके बाद बच्चों 4 आएगा। तो इसको और बढ़ा सकते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 10, और बाकी सबको ऐड करो तो 36 प्लस 4 आपका 40 प्लस 10 आपका 50 हो गया, सही।
इसके बाद बच्चों मैं टिन के बाद बात करूंगा लेड, पीबी। बताओ लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82। सब याद करवा रहा हूं पिछली वाली चीज है। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? कि क्या होगा इसमें? 2 आ जाएगा, फिर 8 होगा, फिर बच्चों 18 होगा, फिर 32 होगा, फिर यहां पे 18 होगा, फिर यहां पे 4 होगा। संदेश क्लियर हो रहा है क्या? के एलिमेंट को लेके हम सेल्स को लेके पहले बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी बच्चों क्लियर है? ओके, थैंक यू संदेश। यस, नेक्स्ट बच्चों लेड के बाद बात करें तो एक एलिमेंट और था, याद करो, ठीक है, अन, अन और बच्चों क्वाडियम, ये होगा ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 114। बताओ बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के रिस्पेक्ट में। देखता हूं कितने बच्चों का आंसर सही बैठेगा। बताओ जल्दी से आंसर, बताओ बेटा क्या होगा? 2, 8 यहां पे आ जाएगा, देन 18 आएगा, देन 32 आएगा, देन यहाँ 32 आएगा, देन यहाँ 18 आएगा, देन यहाँ पे 4 आएगा। देख लो ध्यान से। तो ये आपकी यहां से के सेल है, यहां से आपकी एल सेल है, देन एम सेल है, देन एन सेल है, इस तरीके से बाकी की सेल भी आपको यहाँ पे आती है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको बता दिया गया है, सेल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। सभी क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, सभी बच्चों क्लियर है? यस, थैंक यू। ओके, इसके बाद ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस पर मैं नहीं चलने वाला क्योंकि वो कभी आता ही नहीं है। तो सर यहाँ पे कार्बन कंप्लीट आप निकाल भी लोगे, मैंने ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, काशी गए, संत, प्रभात और लास्ट में आ जाएगा अन, अन, क्वाडियम, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं बात करने वाला हूं इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में, कि इनर्ट गैस के रिस्पेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो देखो आपको रिवाइज होना चाहिए बेटा। यहाँ पे क्या आएगा? देखो हीलियम, बेटा पहला एलिमेंट, इसको ऊपर देखो, कार्बन कहां से आता है? सेकेंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, ये 7, ठीक है ना। मैंने आपको क्लासरूम में लेट तक लिखा है, तो लेट तक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बट इसको भी समझ लो, इसके बारे में क्वेश्चन आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये देखो आपका कार्बन सेकेंड पीरियड का है, तो सेम रूल्स बताया था इनर्ट गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आपकी इनर्ट गैस दिख रही है, ठीक है, तो इनर्ट गैस को हम कैसे निकालेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो उस सेकेंड पीरियड से जस्ट ऊपर वाली इनर्ट गैस कौन सी है? वो इनर्ट गैस आपकी हीलियम आ गई है। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? बताओ जल्दी से। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए, इसके पास 6 होंगे, तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। सेकेंड पीरियड का है तो बच्चों एस और पी आएगा। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 है ना, और 2p2। सभी को समझ में आ रहा है? ये पहले पहले बेटा सारी की सारी बात मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट यहाँ पे कौन आएगा? नियोन। नेक्स्ट बच्चों कौन आएगा? नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा? नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन। देन कौन सा आएगा? क्रिप्टॉन। देन कौन सा आएगा? जीनोन। और नेक्स्ट वन इज रेडॉन। तो बच्चों देखो ये सारी बातें हो चुकी है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजें भूल गए हैं, ठीक है, वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3s2 और 3p2, थर्ड पीरियड से है ना, इसलिए। नेक्स्ट बच्चों देखो ये फोर्थ पीरियड से है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्गन के बाद इजी ट्रिक लगाते जाओ। तो बेटा यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना कि आपका थर्ड पीरियड में जो सिलिकॉन है यहाँ पे 3d0 होता है। ये आपको सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, लिखते नहीं अपने से, 3d0 होता है। फोर्थ पीरियड में बच्चों आपका 3d आने लगता है, पता है ना। तो 3d को अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले बच्चों 3d10 आ जाएगा, फिर कौन आएगा? 4s2 आएगा, और फिर आएगा 4p2 आ जाएगा। और फिर बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, फिर बोलेंगे सर ये चीजें हो चुकी हैं, फिर से मुझे बता दो। तो बेटा नॉट पॉसिबल, ठीक है, सीधा सा रूल है। जो बच्चे पहले से ज्वाइन हो चुके हैं उनको पढ़ाना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू कदर करते हैं टाइम। 4d10, नेक्स्ट आपका 5s2, नेक्स्ट आपका 5p2। आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि जहां भी आप टाइम पे लेट पहुंचोगे
तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए टाइम की वैल्यू करो बेटा, है ना। सभी को मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी आपकी लाइफ जस्ट स्टार्ट हुई है, लेकिन टाइम पे आप नहीं ज्वाइन होते हो बेटा। नेक्स्ट है आपका, इनके बाद कौन है, लेड। लेड का टर्म, लेड बच्चों कितना है, 6 पीरियड का है, तो यहाँ पे जीनोन आ जाएगा। और क्या होगा क्वेश्चन बताओ बेटा जल्दी से, 4f आ जाएगा 14 के साथ। नेक्स्ट क्या आएगा, 5d10 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से 6s2 होगा और 6p2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 7 पीरियड में, तो यहाँ पे डाउन आ चुका है। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, 5f14, नेक्स्ट 6d कितना होगा, 10, और फिर इसके बाद कौन आएगा, 7s2, और फिर आएगा 7p2। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये पूरी की पूरी जो कहानी मैंने बताई है सभी को समझ में आ गई है। संदेश ने बोला है 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p2 सही बताया है। संदेश ने डेफिनेटली नाउ f ऑर्बिटल कैलकुलेट, डेफिनेटली यस कनिष्ठ बेटा, बिल्कुल डेफिनेटली। श्रुति यस, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ये सारी की सारी कहानी पहले वाली है, ठीक है। चलो, तो एक बार यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ जिससे आपका ही बेनिफिट होगा, आपको चीजें अच्छे से दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। कोई बेटा यहाँ पे दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको जनरल का मतलब बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2s2, यहाँ पे 3s3p, 4s4p, 5s5p, मतलब बैलेंस सेल, बैलेंस सेल की तरफ हम चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकता हूँ, ns2 और np2, यही होगा ना। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। ns2 np2, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या अपन बोल सकते हैं पीरियड नंबर। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो जल्दी। सभी क्लियर हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया सभी को, यस थैंक यू। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट मैं पूछूंगा वैलेंसी सेल, तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, वैलेंसी सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ns2 और np2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर, देयर विल बी 4। तो बच्चों 4 इसकी यहाँ पे वैलेंसी आपको दिखेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस सेल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहां पे हैं, एस में, ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं, एस सबसेल में। मैं बेटा सबसेल वर्ड यूज कर रहा हूं, पहले सेल थे एलिमेंट, ये सबसेल है। तो सबसेल बेटा एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सबसेल के अंदर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। एस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पी में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। एस में अगर मैं बात करूं दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। पी की अगर बात करूं तो पी में क्या होगा बच्चों, हंस रूल बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल कर दो, हो गया ना। ये दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा यहां से निकालेंगे अपन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से कितनी बॉन्डिंग बन सकती थी, ओनली 2 बॉन्डिंग, 2 बॉन्ड्स बन सकते थे बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्साइटेशन कर लेते हैं। तो एक्साइटेशन करने के बाद जो कार्बन एटम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड। तो यहां से 4 बॉन्ड आपको डिफाइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड का मतलब बेटा होता है अट्रैक्टिव फोर्स, कि अट्रैक्टिव फोर्स का डेवलपमेंट होना। तो जितना ज्यादा बेटा अनफिल इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहां पे उतना ही ज्यादा आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर बॉन्ड जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं बात करूंगा पेनल्टीमेट सेल को लेके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। पेनल्टीमेट सेल भी बहुत बार लिखी हुई मिलती है और आप वही कंफ्यूज होते हो। पेनल्टीमेट सेल बताओ बेटा क्या हो गया, व्हाट इज पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल बच्चों क्या होती है,
जो लास्ट आपकी बैलेंस सेल है उससे जस्ट पहले की एक जो आपकी सेल होती है उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, ठीक है। यस, सेल बिफोर बैलेंस सेल, डेफिनेटली। तो मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन में पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बताओ बड़ा जल्दी से। कार्बन के अंदर पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं पूछूं सिलिकॉन के अंदर पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ आंसर, जल्दी बताओ बेटा। सिलिकॉन में कितने होते हैं? अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा चुका हूं मैं KLMN वाला, तो वहां पे लिखा है देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बेटा जर्मेनियम, बताओ कितने बेटा पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, जल्दी से बताओ आंसर। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिलिकॉन के अंदर बेटा? सिलिकॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 80 थे ना रूल्स में, 288 18 32, यस बिल्कुल सही। जर्मेनियम के अंदर कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। टिन में कितने होंगे? टिन के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 या 32? 18 बिल्कुल सही। और लेड के अंदर कितने होंगे? यहां भी 80 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, अगर आपको याद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेनल्टीमेट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यस। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस के बारे में। कि ये जो हमारी कार्बन फैमिली के एलिमेंट है उनकी ऑकरेंस क्या है, कहां पे किस तरीके से नेचर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ऑकरेंस के अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन की ऑकरेंस तो आपको बहुत अच्छे से पता है। कार्बन बच्चों नेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपको हर जगह दिखता है, ठीक है। और एसेंशियल एलिमेंट भी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट सभी हो तो आपको पता है। तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कार्बन बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सभी को पता है। और कार्बन आपके जितने भी लिविंग मैटर्स हैं, लिविंग मैटर के अंदर चाहे बच्चों आपका प्रोटीन हो, ध्यान दो, चाहे आपका प्रोटीन्स हो, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, चाहे आपके यहाँ पे फैट्स के बारे में हम लोग बात करें, तो हर जगह आपको कार्बन का अपना जो रोल है, अपना जो परसेंटेज है, वो डेफिनेट आपको मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने भी लिविंग मैटर्स हैं उनके अंदर कार्बन आपको बहुत ही परफेक्टली देखने को मिलता है। तो कार्बन बेसिकली इज द 17th एलिमेंट, 17th पोजीशन है बच्चों इसकी। कार्बन जो है वो 17th नंबर का एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस नेचर में है, 17th पोजीशन पे कार्बन आता है, ठीक है। कार्बन आपकी 17th पोजीशन पे आता है, प्लीज बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? यस। अब मैं बात करूंगा सिलिकॉन को लेके। तो सिलिकॉन जी ये जो बेटा है ये सेकंड मोस्ट है, सिलिकॉन इज दी सेकंड मोस्ट, ठीक है, अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ क्रस्ट पे ही पाया जाता है, यहाँ पे लिख लेना आप अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपका सिलिकॉन। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आंसर करते चलो, सभी क्लियर है? लेकिन जो कार्बन है बच्चों को दोनों फॉर्म में पाया जाता है, नेटिव फॉर्म के अंदर भी, नेटिव फॉर्म के अंदर, नेटिव का मतलब जो आपकी जनरल फॉर्म है एटॉमिक फॉर्म, और दूसरी बच्चों कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। तो नेटिव फॉर्म के अंदर भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी कार्बन आपको मिलता है। यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? दोनों फॉर्म के अंदर कार्बन आपका क्या होगा, प्रेजेंट। अब सिलिकॉन जो बेटा सिलिकॉन है, मैंने कल आपको पढ़ाया था, सिलिकॉन बच्चों मिलता है सिलिका, ठीक है। जो सैंड होती है ना, जो सी समुद्र है उसके आसपास जो सैंड होती है वहां पे सिलिका बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो सिलिका जो है ऐसे ही O2, ठीक है। तो सिलिका के अंदर आपका जो सिलिकॉन की प्रेजेंस है वो सिलिका के फॉर्म में बहुत ही अच्छे से पाई जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और सिलिकॉन बच्चों कुछ पर्टिकुलर इसके मिनरल्स होते हैं उनमें पाया जाएगा, क्ले होती है उसके अंदर भी आपका सिलिकॉन की प्रेजेंस रहती है। पहले बात समझ लो, जनरल क्वेश्चन आते हैं और वहां पे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रेजेंस के बारे में। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब आते हैं जर्मेनियम पे।
जर्मेनियम जो बच्चों, इसकी जो जर्मेनियम की प्रेजेंस है, जर्मेनियम आपको मिलता है सिल्वर। सिल्वर के बच्चों कुछ और होते हैं, राइट, सिल्वर के कुछ और होते हैं, ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, जिंक हो गया। सिल्वर और जिंक के कुछ पर्टिकुलर ओर्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जर्मेनियम की प्रेजेंस पाई जाती है। तो ध्यान रखना, और क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट के अंदर या एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जर्मेनियम की जो प्रेजेंस है वो नेचर में किन किन के ओर के साथ प्रेजेंट है। तो सिल्वर एंड जिंक, इनके ओर्स के साथ जर्मेनियम आपका पाया जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में यहां तक आ रही है बेटा? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? और लास्ट में बच्चों आता है टिन और लेड। टिन और लेड की प्रेजेंस हमारे नेचर में बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। टिन और लेड बहुत कम है, ज्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और तो बता ही देता हूं इसकी कि अगर बच्चों मैं बात करता हूं टिन के बारे में, एसएन के बारे में, तो टिन का जो परफेक्ट कोर होता है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं कैल्साइट, नाम ध्यान देना, आपको याद रखना पड़ेगा ये, और ये मेटलर्जी के अंदर भी यूज करने को आता है कैल्साइट। कैल्साइट एक और होती है, और उस कैल्साइट और बेटा ऑक्साइड और होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टिन की होती है, जिसको अपन बोलते हैं SnO2, ठीक है। तो टिन की प्रेजेंस आपके नाम आता है बहुत बार कैल्साइट, तो बच्चों वही कंफ्यूज होते हैं। तो कैल्साइट बच्चों कुछ भी नहीं है, SnO2 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात इतनी समझ में आ रही है टिन की प्रेजेंस के बारे में? अब आते हैं बच्चों लेड। तो जो लेड है आपका, वो भी बच्चों नेचर में पाया जाता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो बच्चों होती है गैलेना। आ गई नाम बेटा ध्यान रखना, गैलेना। गैलेना एक और होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ बेटा जल्दी से। गैलेना का आपका फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड, PbS। तो लेड बच्चों मिलता है आपके गैलेना और जो है आपकी PbS, इसके फॉर्म में। तो नाम दोनों का ध्यान रखो, नाम इंपोर्टेंट बेटा, कैल्साइट और एंड गैलेना और। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? SnO2 क्लियर हो गया, PbS क्लियर हो गया, सभी क्लियर है? जल्दी से बताओ बच्चों। और लास्ट एलिमेंट था 114 वाला, वो तो आपको बाद में डिस्कवर हुआ है, तो वो रेडियोएक्टिव वगैरह है, तो इस पे ज्यादा अभी उसकी प्रॉपर्टी भी पता नहीं है, तो उस पर जाने की जरूरत आपको नहीं है। यहां तक सभी क्लियर हो गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों में बात करूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें से कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो जर्मेनियम है ये होता है मेटलॉइड में आता है जनरली, ठीक है, मेटलॉइड में से काउंट करते हैं बहुत सारा। टिन अलग अलग उपनल तरीके से दे रखा है। टिन और जो लेड है ये दोनों आपके मेटल्स की फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, सिलिकॉन भी मेटलॉइड में आता है, एनसीईआरटी में से मेटलॉइड में दे रखा है, कुछ बुक में क्या करा है कि सिलिकॉन को भी नॉन मेटल में डाल के दिया है। तो वही है, कंफ्यूजन इतना नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले सीक्वेंस बताया था उसी सीक्वेंस पे रहना है। कोई अलग अलग उपमान अलग तरीके से दे रखा है, तो इसलिए जो आपका सिलिकॉन है उसको आप मेटलॉइड में लेके सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को बात समझ में आ रही है? चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा एटॉमिक साइज, या हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? तो बच्चों कार्बन फैमिली में आपको पता है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों बच्चों इंक्रीज करता है अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो। ध्यान दो, अगर आप टॉप टू बॉटम ट्रेवल करोगे ग्रुप के अंदर, तो बच्चों चाहे एटॉमिक रेडियाई हो आपकी, चाहे आपका एटॉमिक वॉल्यूम हो, बोथ विल इंक्रीज। सभी को समझ में आ रहा है? बोथ विल बेटा आंसर करते चलो, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक अगर आपसे होगी तो उसको मैं करेक्ट करूंगा। एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या करेंगे बच्चों? ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन तो बच्चों क्लियर ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से। अच्छा, अब आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और बच्चों लेड, इन्हीं फोकस करना है। तो अगर बच्चों मैं साइज के बारे में बात करूं, एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं, तो एटॉमिक साइज में यहाँ पे जो बेटा इसकी यूनिट होगी वो पाइकोमीटर में होती है, ठीक है, पाइकोमीटर, पिकोमीटर भी बहुत लोग बोलते हैं इसको अलग तरीके से। तो बेटा कार्बन का साइज कितना होता है? 77 पाइकोमीटर समथिंग होता है।
सिलिकॉन के बच्चों बात करें तो इसका होता है 118 पाइकोमीटर के अराउंड। एक मैं डाटा दे रहा हूं, याद नहीं कर रहा है आपको, सिर्फ डाटा को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं। जर्मेनियम के बच्चों बात करते हैं तो 122 पाइकोमीटर के समथिंग आती है। टिन की बच्चों बात करते हैं तो 140 पाइकोमीटर के समथिंग आती है। लेड की बात करते हैं 146 पाइकोमीटर के समथिंग इसकी एटॉमिक रेडियाई निकल के आती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम के बच्चों, वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो बताओ बेटा, वॉल्यूम को अपन कितना लें? मिलीलीटर में ले सकते हैं ना, जिसको हम सेंटीमीटर की बात में बोल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम एमएल के अंदर इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो फर्स्ट है कार्बन। तो कार्बन का बच्चों वॉल्यूम कितना आता है? 3.4 समथिंग। सिलिकॉन की अगर बात करें तो इसका आता है 11.4 समथिंग। जर्मेनियम की बच्चों बात करते हैं तो आता है 13.6 समथिंग। टिन की बात करते हैं तो 16.4 समथिंग आता है। लास्ट में बच्चों आता है 18.37 समथिंग। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक वॉल्यूम। क्या सभी को डाटा समझ में आ रहा है? डाटा को याद नहीं करना है बच्चों, प्लीज डाटा को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिर्फ डाटा को ऑब्जर्व करना है जिससे दिमाग के अंदर आपके परफेक्टली चीजें बैठ सकें। बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे साइज में कुछ चेंज होगा, क्योंकि पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। सभी बच्चों बताओ, तो जनरली क्या हो रहा है? जनरली आपका साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि एक्चुअल ट्रेंड क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे जर्मेनियम है, यहाँ पे टिन है और यहाँ पे आपका लेड है। तो कार्बन की बच्चों बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ बच्चों? जनरल कन्फिग्रेशन तो सबका यही होता है ना, NH2 होगा और NP2 होगा, ये होगा ना। इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो बेटा इसमें दो वैलेंसी आपको मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी ये भी बताओ? वैलेंसी बच्चों कौन कौन सी मिलेंगी? वैलेंसी बताओ। एक तो आपको मिलेगी +2, दूसरी मिलेगी आपको +4। ये टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, दो, हाँ, +2 और +4 मिलेगा, दो वैलेंसी आपको यहाँ मिलेगी। बट क्वेश्चन है कि कार्बन में +2 और +4 दोनों में से स्टेबल कौन सी है? तो ये है आपकी +2 वाली है अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट काम ही नहीं करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह। और +4 यहाँ पे होती है आपकी स्टेबल। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, टिन पे आते हैं। तो टिन की भी बच्चों दो वैलेंसी होती है। टिन में आपकी पहली वैलेंसी बताओ बेटा, वही +2 होगी, सबकी वही +4 होगी। बट यहाँ पे जो +4 है बच्चों और +2 दोनों में से स्टेबल कौन होगा बताओ? और लेड की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी स्टेबल होगी, +2 या +4? बताओ आंसर। लास्ट वाले में तो बेटा जो +2 है वो आपकी अधिक स्टेबल होगी और +4 कैसी होगी? अनस्टेबल। इस अलावा टिन के अंदर बताओ, टिन के अंदर +2 और +4, यस, +2 आपकी यहाँ पे होगी स्टेबल, ठीक है, और +4 आपकी होती है अनस्टेबल, ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको चेंज देखने को मिलता है, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर कार्बन फैमिली में अगर बच्चों में ट्रेवल करूं तो आपका जो +2 का ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी? उसकी स्टेबिलिटी बच्चों होगी इंक्रीज, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे। बट +4 जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो करेगी आपकी डिक्रीज। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? रीजन बच्चों क्लियर है? क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको समझना है तो एक बार मैं फिर से आपको समझा सकता हूं यहाँ पे
कि जैसे बच्चों लास्ट एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताओ जरा। जीनोन आएगा, 4s कितना होगा 14, 5d कितना होगा 10, 6s क्या होगा 2 और 6p भी होगा आपका 2। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, इसके पहले है आपका है 4f और 5d। तो 4f 5d की जो बच्चों शील्डिंग इफेक्ट होती है, जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो कैसी होती है, लेस, बिकॉज ये बड़े साइज में होते हैं, डिफ्यूज साइज इनका होता है। तो मैंने बताया था ना क्लासरूम में कि जहां पे आपका साइज क्या होगा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है निरंतर का, सर 10 में +4 वाले ही ज्यादा स्टेबल होंगे। हाँ सही है, देखो +4 वाले ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन +2 को भी स्टेबिलिटी अदर बुक्स ने दी है, तो आप क्या करो, आप +4 को अधिक स्टेबल। मैं एक बार यहाँ पे सभी को क्लियर कर देता हूँ। जानते हैं यहाँ पे एक डाउट पूछा है यहाँ पे कि सर 10 में +4 वाले ही ज्यादा स्टेबल होंगे। हाँ देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो लास्ट एलिमेंट था आपका लेड, तो लेड के अंदर +2 आपकी अधिक स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4, लेकिन टिन के अंदर एनसीईआरटी ने अगर काफी कुछ चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी है, क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें क्वेश्चन अगर आए हैं टिन के ऊपर, मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, आपका पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, याद रखना कार्बन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके देख रहा हूं, जो भी बच्चों का डाउट्स है, कार्बन, उसके बाद आपका आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। यहां तक आपको क्या करना है, +4 को ही अधिक स्टेबिलिटी देनी है। और लास्ट वाला आपका जो एलिमेंट है लेड, बिकॉज अदर बुक्स में अलग तरीके से दे रखा है, हमें दैट टू अधिक फॉलो करेंगे। तो जो टिन है उस टिन के अंदर भी आपको +4, मतलब कार्बन से लेकर टिन तक आपको +4 को स्टेबिलिटी देनी है। और नीचे आपका जो लेड आएगा, उस लेड में बस आपको चेंज मिलेगा जहां पे आपको +2 को अधिक स्टेबिलिटी देनी है। बात समझ में आ रही है सभी को? एनसीईआरटी को भी काफी क्लोज करके मुझे स्टडी करना है, एनसीईआरटी से बहुत दूर भी नहीं जाना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सभी को क्लियर हो रहा है? सभी क्लियर बेटा हो रहा है? कार्बन से लेके और आपका टिन यहां तक सभी को +4 को अधिक स्टेबिलिटी देना है, अगर आपको +4 मार्क्स चाहिए तो। नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी, बिकॉज एनसीईआरटी ऐसा बोलता है तो मुझे वहां पे रहना पड़ेगा, तो उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट में जो आपका एलिमेंट आता है लेड पीबी, तो वहां पे आपको जो +2 को अधिक स्टेबिलिटी देनी है एज कंपेयर टू +4। मैंने एक साथ लिख दिया है, आपको यहाँ पे समझ में बिल्कुल आना चाहिए। यस बिल्कुल यस, मैं सभी के डाउट रीड करता हूँ, बीच बीच में जिनके भी डाउट रहते हैं, कुछ भी इसलिए आप लोग पूछा करो, है ना, पूछने चीजें क्लियर होती है, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो आप अगर पूछोगे ना तो ज्यादा मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज इस तरीके से समझनी है, तो मैं ज्यादा उसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। बस पूछना जरूरी है। बच्चों क्लियर है ना सभी को? यहाँ तक निनाद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। ओके, अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या था कि ये 4f था, यहाँ पे 5d था, तो इनर सेल्स में अगर f और d सबसेल आ जाते हैं, तो बच्चों ये 6s जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर चले जाए। मैंने पढ़ाया था ना NH2 इलेक्ट्रॉन्स का इनर मूवमेंट हो जाना, अंदर की तरफ बेटा क्यों शिफ्ट होंगे, न्यूक्लियस की तरफ क्यों जाएंगे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला क्यों होगा, बिकॉज बच्चों शील्डिंग इफेक्ट कम है किसकी, f और d की। तो मैंने बताया था कि हम खेल दिखाने वाला है, हाँ, तो आगे भीड़ कम होगी तो हम फ्रंट पे चले जाएंगे खेल को देखने के लिए, कहानी याद है ना, वही कहानी है। और भीड़ अगर आगे ज्यादा हो जाएगी तो हम पीछे की तरफ आएंगे, वही कहानी पूरी की पूरी है। तो नेट पे इफेक्ट आपको समझ में आ गया, मैंने फिर से आपको आई थी यहाँ पे रिवाइज करा दिया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने लिख के दिया Sn+2, अब कन्वर्ट हो रहा है बेटा Sn+4 के अंदर, रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बात समझ में आनी चाहिए, बताना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। यहीं पे Pb+4 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो रहा है Pb+2 के अंदर। बताओ दोनों रिएक्शन में क्या दोनों सही है या कौन सी सही है कौन सी गलत है, बताओ बच्चों जल्दी। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? बोथ आर स्टेबल। सभी बच्चे आंसर बताओ। कुछ बच्चे सिर्फ मतलब
सुनते हैं, बोलते नहीं है। अगर क्वेश्चन बेटा सभी बच्चे पूछा करो, क्योंकि सबको देखो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, याद रखना हमेशा, जो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट जितने ज्यादा पूछेंगे, उनका सिलेक्शन का रेट नीट में उतना ज्यादा होगा। जो मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, वो जाने उनका काम जाने। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, ये बात याद रखो बच्चों, सिलेक्शन सभी को चाहिए ना। इसमें कुछ कुछ बच्चे हैं जो बोलते ही नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि मतलब टीचर ही एग्जाम देगा। अरे भाई सीधी सी बात है, पिछले साल के आप रिकॉर्ड उठा के देखो, बच्चे वही सेलेक्ट होते हैं जो डाउट पूछते हैं, जो टीचर के पीछे पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सिलेक्शन उनका ज्यादा होता है, क्योंकि उनके डाउट हमेशा सॉल्व होते रहते हैं। 90% तो उनको आता है, 10% नहीं आता है, वो क्लियर करते रहते हैं। तो डाउट उनके बराबर टाइम से सॉल्व होते हैं, तो सिलेक्शन उनका जल्दी हो जाता है। और फिर लास्ट में ना जब रिजल्ट आता है, तो ना डाउट पूछने वाले क्या बोलते हैं, सर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए सर। अरे कहां से आएंगे आपके मार्क्स? आप डाउट नहीं पूछते हो ना, आप डाउट नहीं पूछते हो, आप क्वेश्चन लिख के यहाँ पे नहीं भेज रहे हो। आपके डाउट आप पूछो, आप मुझसे, जब नहीं पूछोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज है, आप सीधी सीधी चीजों को क्या करो, जो भी डाउट्स आते हैं आप यहाँ पूछो लाइव सेशन में, या फिर लिख के डालो, मैं पढ़ता हूँ सभी बच्चों पे। आप बाकी भी क्वेश्चन उधर डाल सकते हो, बाकी फ्री टाइम के अंदर जब भी आप हो। तो जितने आप डाउट पूछोगे, आपका सिलेक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि डाउट ही नहीं पूछोगे। हर चैप्टर में मान के चलो 5 डाउट है, 32 चैप्टर 30 मान लो, आपके 150 डाउट हो गए भाई साहब। 150 में से कैसे कितने क्वेश्चन आने हैं? 45। और डाउट में ही से क्वेश्चन आ गए ना, आप समझ लो आपकी क्या हालत होने वाली है। फिर बाद में बोलते हो ना कि सर मेरे तो मार्क्स ही नहीं आई, मेरे मार्क्स एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। अरे पेपर आसान थोड़ी बना सकता हूँ बेटा, पेपर तो आपको नीट लेवल का ही बनाऊंगा, नीट के ऊपर लेवल का ही। तो इसलिए जो भी डाउट्स हैं आप उनको टाइम से बराबर पूछो, आपके सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सिलेक्शन ना हो, लेकिन गलती क्या है कि आप डाउट नहीं पूछते हो, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चलो, तो डाउट पूछा करो बराबर टाइम से सभी बच्चे। एसएन रिड्यूसिंग एजेंट पीबीआर सभी के मैं देखो रीड भी करता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, और आपको टाइम भी देता हूँ। यस, तो बच्चों देखो आप लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने बताया था, निरांश ने यहाँ पे पिन पॉइंट किया था, बहुत अच्छा किया था, ठीक है, क्योंकि मैं एडवांस सेक्शन को लेके भी बीच में बोल देता हूँ बहुत बार चीजें। तो देखो अलग अलग बुक्स को लेके भी मैं बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पे SN+2 और SN+4, तो इन दोनों में से मुझे बताओ स्टेबल कौन है? तो स्टेबल ये अभी जस्ट मैंने बताई थी, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल आपकी कौन सी है? SN+4। तो SN+2 SN+4 में जाना चाहेगा बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ बच्चों? +4 है। अरे है कि नहीं? तो ये +2 से +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर ये सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब SN+2 इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? SN+2 इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेटली ओम थिंक। यस, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ओम बहुत सारा काम करता है, लेकिन इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो पढ़ता जरूर होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसलिए मैं सभी से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो डेफिनेटली बहुत से बच्चे बोलते हैं कि संदेश के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ईरान के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ गर्ल्स के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सर मेरे कम अच्छे आ रहे हैं। तो अच्छा आना ना आना वो डिपेंड करता है आपके डाउट पे, आप डाउट कितने पूछते हो, बराबर टाइम से कितने क्वेश्चन बराबर टाइम से सॉल्व करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और कोई भी नेचुरल पावर नहीं है कि बीच में जादू आ जाए कि आपके मार्क्स पड़ जाए। सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड है, मेरे हार्डवर्क पे डिपेंड है। आप डाउट पूछो, मैं बताऊंगा। अब बच्चों आते हैं तो कुछ सेकंड में, PB+4 और PB+2, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +4। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +2। तो देखो +4 से +2 बेटा डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होने का मतलब बेटा आपका रिडक्शन हो गया है, ये आपका यहाँ पे रिडक्शन। अगर बेटा यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब SN+4 विल एक्ट एज ए जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता, यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर है? यस, सभी क्लियर है। जब सभी क्लियर है तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। यस, ओके, थैंक यू। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट एलिमेंट की मतलब क्या?
ये की लास्ट एलिमेंट ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। हाँ देखो, लास्ट जो एलिमेंट है उसकी स्टेट कौन सी स्टेबल है, ठीक है। जो आपका लेड था, हाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो लेड है उसका +2 और +4 मिलते दोनों ही है, लेकिन दोनों में से स्टेबल कौन है, दोनों में से स्टेबल अधिक कौन सी है, मुझे ये बताओ। ऐसे जो आपका पीबी +2 स्टेबल है, आपको पता है। तो अगर गलती से कहीं भी आपको मिल जाता है पीबी, कोई भी सॉल्ट जहां पे पीबी की स्टेट है आपकी +4, तो ऑब्वियसली है वो हमेशा +4 वाला +2 में आना चाहेगा, और डेफिनेटली आएगा, बिकॉज +2 इज मोर स्टेबल। तो इसका मतलब वहां पे अगर +4 कभी आ गया तो +2 में ही जाएगा। तो +4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और +2 में चला जाएगा। तो जाने के बाद क्या होगा, तो +4 से +2 में जाना, +4 से +2 में जाना, क्या रिडक्शन हो रहा है ना। तो पीबी +4 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, उनका +4 स्टेबल है यार। कार्बन ऑलवेज विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेटली। कार्बन ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है बेटा, हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, याद है मेटलर्जी? मेटलर्जी याद है क्या, मैंने कल पढ़ाया था। कार्बन के सामने जो भी ऑक्साइड आ रहे थे ना, तो कार्बन वहां से ऑक्सीजन ले रहा था ना। अरे ले रहा था ना ऑक्सीजन, सीओ में कन्वर्ट हो रहा था, कल वाला याद करो। सीओ में कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था ना, और वहां से मेटल आपकी बाहर रिलीज हो रही थी। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ था ना, 0 से +2 में गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ परफेक्टली पीयूष, आपने सही पूछा है क्वेश्चन। निरांश, आपका डाउट क्लियर हुआ ना? पीयूष ने बिल्कुल सही पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ऐसे रिड्यूसिंग मेटलर्जी में यूज करते हैं बेटा इसको, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। यस ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ तक देखो, आप सभी बच्चों के डाउट क्लियर है, जिनके भी डाउट्स जो भी है प्लीज आप बीच में पूछते रहो, ठीक है, इससे मुझे भी क्लियर होता रहेगा। चलो ओके। ये देखो, है ना, यहाँ पे दिख रहा है देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड आपका यह होना चाहिए, बट यहाँ पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसलिए आपको एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है ना वो ध्यान रखना जरूरी है। बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, साइज बहुत जगह इसको पीवी के बराबर भी बहुत जगह बुक्स में बोला गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बोला है, ठीक है। और पीवी का अधिक भी बोला गया है, एसएन का कम बोला गया है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया ना सभी को? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखो ये रहे, सामने आपको दिख रहे होंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो ये बेटा, देखो परफेक्ट, सभी देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से। यस, सभी को क्लियर हो रहा है क्या जो मैंने बताया था? ये सारे के सारे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, कार्बन से लेके टिन तक, ठीक है। और लेड का आपका +2 दिखता है, सभी क्लियर है बेटा? जल्दी से आंसर बता दो। लेड का आपका +2 ही स्टेबल है, परफेक्टली आपको दिख रहा होगा। मैं फाइल भेज दूंगा आपको, सभी इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा आपका रिएक्शन विद हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन के साथ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या है। अच्छा, इसके पहले बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह का ट्रेंड सभी को पता है? अरे याद है कि नहीं बेटा, मैंने पढ़ाया था। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताना जरा, कार्बन और बोरॉन दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी अधिक, बताओ आंसर। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चलो, कार्बन और बोरॉन इन दोनों में से किसकी अधिक होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल? इन दोनों में से आयोनाइजेशन थेरेपी किसकी अधिक है? इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक है कार्बन की? मैं पूछूं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बताओ इन दोनों में से किसकी अधिक है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इन दोनों में से किसकी अधिक है? सिलिकॉन। कितने बच्चे हैं सिलिकॉन? डेफिनेटली दिस इज करेक्ट आंसर। हम लोग बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्लासरूम में हो चुका है, पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको मैंने बताई थी, सिर्फ मैंने दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट में चलो पूछता हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में।
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जरा आंसर करना मुझे। बेटा मेल्टिंग पॉइंट कार्बन, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और क्यों होता है? व्हाट इज द आंसर? बताओ मुझे, आप लोगों को पता है कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा होता है। नॉट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स नहीं, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है 4100 डिग्री सेल्सियस। ये कोवेलेंट नेचर को शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। नहीं नहीं, आयोनिक का ज्यादा होता है, आयोनिक कंपाउंड हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड आपके सॉलिड फेज में कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट। नहीं नहीं, ये भी नहीं, डायमंड इज द आंसर। एक ही कंपाउंड ऐसा है कार्बन का, डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो ये होता है। और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि वॉन्डर बॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा वॉन्डर बॉल फोर्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और वॉन्डर बॉल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। तो डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे बनता है जायंट स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा, बिगर स्ट्रक्चर, बिगेस्ट स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है। बहुत सारे कार्बन आपके अटैच होते हैं एक साथ। इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। तो रूल ध्यान रखना, वॉन डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड वॉन डेर वाल्स फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, इस कैलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर, तब बताऊंगा मैं ज्यादा। अब आते हैं आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का बेटा कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, बताओ जरा। सिलिकॉन का होता है 1420 डिग्री सेल्सियस, कम होता है। जर्मेनियम का इससे भी कम होता है 945 डिग्री सेल्सियस। ये सब के सब बच्चों मेल्टिंग पॉइंट है, इनका डाटा है एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे क्या होता है, कम, दोनों का, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आता है आपका टिन और लेड। तो टिन का थोड़ा बढ़ जाता है, कितना होता है? टिन का भी लगभग कम ही होता है 232 डिग्री सेल्सियस। और लेड का तो आपका इससे भी थोड़ा अधिक हो जाता है 327 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये डिफरेंस क्या है? ये तो दोनों आपको मेटल में ही मिलते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है वो समझ लो। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट टिन और लेड का इतना कम क्यों है? तो कम होने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बैलेंसी तो 4 ही है ना, NH2 NP2। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बच्चों मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो इसलिए इनका जो आपका मेल्टिंग, जो आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है इन दोनों का, वो कैसा होता है? लैस होता है। तो जब भी कभी आपको रीजन आ जाए लिखने के लिए या आपको टिक करने के लिए, तो ध्यान रखना कि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है। बिकॉज आंसर बता देना कि वहां पे आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं, और मेटेलिक के अंदर मेटेलिक बॉन्ड आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लास के अंदर पढ़ाया था, आपको डिस्कस भी किया है। और आपने आई थिंक सॉलिड स्टेट अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको बताया गया होगा। और मेटल्स के बारे में बताया था मैंने कि आयरन का जो मेटल है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आता है तो इसको आप बता सकते हो, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सभी को पता है? बेटा बता दो, छोटी छोटी बातें मैं पहले पूछ ले रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको पढ़ाया था ना मैंने, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सारी वैल्यूज लगाई थी। मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। सिलिकॉन की कितनी होती है? 1.8। सारी की सारी 1.8, याद है ना, पढ़ाया था क्लास में। इसकी भी 1.8 होगी, इसकी भी 1.8 समथिंग आती है। हाँ बिल्कुल, ये क्लासरूम में आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यहाँ पे मैंने आपको बताई है, ये भी क्लासरूम में हो चुका है। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या कर रही है? डिक्रीज ही हो रही है ना। टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
लेकिन रेगुलर मैनर नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक बार डिक्रीज हुई फिर हर जगह आपकी बराबर हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऐसा क्यों? सबसे अधिक क्यों है? बताओ बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक क्यों होती है? बिल्कुल सही, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इज द आंसर राइट। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल आंसर सही है। कार्बन के अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती है। अगर डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेंगे ही नहीं। लेकिन बाकी सब जगह क्या होता है, आपकी प्रेजेंस होने लगती है डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटर करने लगते हैं। तो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डी और एफ आने लगता है, नीचे वालों पे एफ भी आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, लगभग आपकी बराबर आती है। तो जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो आपको क्या फोकस करना है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कार्बन पे नहीं होता है, नीचे वालों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं एलोट्रॉपी पे, ध्यान दो। ठीक है, तो अगर मैं एलोट्रॉपी के बारे में बात करूं तो बच्चों लेड अपने एलोट्रॉपी को शो नहीं करता है। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर? मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होती है क्या डाउन द ग्रुप? हाँ बेटा, आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही। मेटेलिक कैरेक्टर आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही है। मेटेलिक कैरेक्टर डेफिनेटली इंक्रीज होती है। श्रुति ने बोला एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही है। ओम ने बोला है स्मॉलर साइज, ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन आपको देखना है डी ऑर्बिटल्स को लेकर। तो लेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बच्चों जो अपने एलोट्रॉप्स को शो नहीं करता है, ठीक है, ये अपने एलोट्रॉप्स को शो नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी इसके बाद के जितने भी आपके एलिमेंट हैं, जितने भी आपके एलिमेंट हैं, बाकी आपका कार्बन प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है, जर्मेनियम प्रेजेंट है और आपका टिन प्रेजेंट है, ये सारे के सारे आपको एलोट्रोपिक फॉर्म में दिखाई देते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कार्बन की अगर बात करते हैं तो बच्चों मिलता है डायमंड के फॉर्म में, ठीक है, कार्बन को डायमंड में मिलता है, फुलरीन में मिलता है ना, लैंप ब्लैक मिलता है, कोल मिलता है, सब जगह कार्बन के एलोट्रॉप की है। सिलिकॉन बच्चों दो फॉर्म मिलता है, सिलिकॉन में एक फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होती है आपकी एमॉर्फस फॉर्म। सिलिकॉन के दो फॉर्म है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। तो बेसिक प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सिलिकॉन आपके दो फॉर्म मिलते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म, बाकी आपका एमॉर्फस फॉर्म। जर्मेनियम की बात करते हैं, जर्मेनियम आपको भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है बच्चों। जर्मेनियम के भी दो फॉर्म होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलता है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं टिन पे। तो टिन जो बच्चों है वो थ्री फॉर्म मिलता है, टिन की थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म आपको मिलती है। और थ्री फॉर्म कौन कौन सी होती है? पहली फॉर्म बच्चों होती है ग्रे टिन, ग्रे GR, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टिन की फॉर्म कौन कौन सी है। पहली फॉर्म है आपकी ग्रे फॉर्म या ग्रे टिन बोलते हैं इसको। सेकेंड हम बात करते हैं तो दिस इज व्हाइट टिन, ठीक है, व्हाइट टिन। और थर्ड अगर बात करते हैं तो बेटा ये होती है रोम्बिक, रोम्बिक टिन। ये तीन फॉर्म है, ध्यान देना, ग्रे फॉर्म, टिन फॉर्म और ग्रे टिन, व्हाइट टिन और आपकी रोम्बिक टिन, ठीक है। इन तीन फॉर्म के अंदर आपका जो टिन है वो पाया जाता है। इन पे भी क्वेश्चन आते हैं नीट के ऊपर, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बताओ बेटा। अब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जरा आप मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे पूछा है जर्मेनियम +2, मैंने लिखा है SN+2, मैंने लिखा है Pb+2। बताओ, तीनों मैंने आपको यहाँ पे दिया है कैटायन, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ आंसर। इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ जरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट में आपको देता हूं जर्मेनियम +4, इसका बताना ऑर्डर। नेक्स्ट में देता हूं SN+4, नेक्स्ट में करता हूं Pb+4। जरा यहाँ भी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
दोनों जगह आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको टिक करना है। बताओ। यस, बताओ सभी लोग जल्दी से, कोई टाइम होने वाला है। हाँ जल्दी से। फॉर्मूला बताया है PV+2। आंसर बताओ बेटा, आंसर फर्स्ट सेकंड इसमें बताओ, इसमें क्या होगा आंसर। इसमें इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। बताओ आंसर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बताओ बेटा सिद्धांत। जर्मेनियम+2 लेस स्टेबल होगा क्या Sn+2 से, और सबसे अधिक हो जाएगा Pv+2। क्या आंसर सही है, बताओ जरा, क्या आंसर ये सही है। अब मैं अगर +4 की तरफ बात करूं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या आपका ये आना चाहिए, Ge+4 जर्मेनियम+4, फिर आपका Sn+4, और सबसे कम आपका Pv+4। बताओ बच्चों, क्या ये भी आंसर सही है, बताओ जल्दी। Ge+2 क्या है, अनस्टेबल ही होता है ना, Ge+4 स्टेबल होता है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो दोनों आंसर समझ में आए कि नहीं आए, दोनों आंसर बच्चों क्लियर है ना यहाँ तक। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट, तो केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में वही एयर वगैरह इन सब पे बात करेंगे। आज बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो।